हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीसीएस बेसिक फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 12 के एक टॉपिक अध्यारोपण या सिद्धांत पर। तो इसके साथ में इस वीडियो में हम देखेंगे बहुआवेशों के मध्य लगने वाले बल का व्यंजक तथा उन पर आधारित न्यूमेरिकल प्रश्न भी इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे। सर्वप्रथम हम बात करेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत है क्या। देखिए विद्यार्थियों, हम बहुआवेशों का एक निकाय लेते हैं। एक निकाय है और उसमें बहुत सारे आवेश हैं। जैसे हमने यहाँ पर आवेश दिखाए हैं Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn आवेश दिखाए हैं तथा इन आवेशों के द्वारा एक अन्य आवेश और ले लेते हैं। बिंदुवत आवेश हमने Q0 ले लिया। इस आवेश Q0 पर लगने वाला जो टोटल बल है वो अध्यारोपण के सिद्धांत से हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि किसी आवेश पर, जैसे आवेश Q0 है यहां पर, तो किसी आवेश पर लगने वाला कुल बल अलग अलग आवेशों के द्वारा लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आवेश Q0 पर लगने वाला जो बल है वो आवेश Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn के द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होगा। मैं यहां पर मैथमेटिकल रूप में लिख रहा हूं कि आवेश जो Q0 है उस पर लगने वाला जो कुल बल है वो है F0। F0 मैंने यहां पर दिखाया। इसका मतलब ये है कि आवेश Q0 पर लगने वाला कुल बल। अब आवेश Q0 पर लगने वाला कुल बल कितना होगा। इस आवेश Q0 पर इन दोनों के मध्य भी बल काम करेगा कूलाम के नियम से, इन दो के बीच में भी काम करेगा, इन दो के बीच में भी काम करेगा और इनके बीच में भी काम करेगा और इन सभी बलों के सदिश योग के बराबर टोटल बल इसके ऊपर काम करेगा। अब आवेश जो Q1 है उसके द्वारा लगने वाला जो बल है उसको मैं लिख रहा हूं F01 वेक्टर से। इसका अर्थ यह है कि आवेश Q1 के द्वारा Q0 पर लगने वाला बल, इसी प्रकार से आवेश Q2 के द्वारा Q0 पर लगने वाला बल है F02 वेक्टर। फिर आप देखेंगे इसी तरीके से आवेश Q3 के द्वारा Q0 पर लगने वाले बल और अंत में आएगा आवेश Qn के द्वारा Q0 पर लगने वाला बल और इन सब का सदिश योग हमने यहां पर लिखा है। तो ये है आवेश Q0 पर लगने वाला कुल बल जो कि अन्य आवेशों के द्वारा आवेश Q0 पर लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है और यही है अध्यारोपण का सिद्धांत। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अध्यारोपण का सिद्धांत यदि आपको पूछा जाए तो बस इतना ही करना है। इसके साथ में हम देखेंगे बहु आवेशों के निकाय में लगने वाला बल। ये अलग से टॉपिक है। बहु आवेशों के निकाय में बल का व्यंजक हम देखेंगे। बहुआवेशों का निकाय, ये हमने जो पहले ही डायग्राम आपको दिखा रखा है, ये बहुआवेशों का निकाय ही है और इसमें आवेश Q0 पर लगने वाला जो कुल बल है उसका व्यंजक फाइंड आउट करेंगे। यहां पर हम आवेश जो Q1, Q2, Q3, Qn इन सब की Q0 से डिस्टेंस लेंगे। हमने ये कंसीडर कर लिया कि Q1 तथा Q0 के बीच की जो डिस्टेंस है वो R01 में वेक्टर है। देखो वेक्टर के रूप में लिखेंगे तो ये 1 से लेकर 0 की ओर इसकी डायरेक्शन है। R01 वेक्टर से ये है R02 वेक्टर, R03 वेक्टर, R0n वेक्टर। ये हमने इनका स्थिति सदिश लिया है और इनका जो परिमाण होगा वो आवेशों के बीच की दूरियों को शो करेगा। अब सर्वप्रथम हम बात करेंगे
कूलाम के नियम की। कूलाम का नियम का जो सदिश रूप है वो हमने पहले देख ही लिया है। कूलाम का नियम क्या कहता है, दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का जो व्यंजक है F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R कैप। ये हमारे पास में कूलाम के नियम का सदिश रूप होता है। और देखिए विद्यार्थियों, यहां पर इसी कूलाम नियम को अप्लाई करके हम F01 फाइंड आउट करेंगे, F02 फाइंड आउट करेंगे, F03 फाइंड आउट करेंगे, F0n फाइंड आउट करेंगे और उन सब की वैल्यू समीकरण 1 में पुट कर देंगे। तो हमारे पास में बहु आवेशों के निकाय में रखे किसी आवेश पर लगने वाले बल का व्यंजक आ जाएगा। सर्वप्रथम हम बात करेंगे आवेश Q1 के द्वारा Q0 पर लगने वाला बल कितना होगा। तो आवेश Q1 के द्वारा आवेश Q0 पर बल कितना काम करता है, कूलाम के नियम से ही हम देखेंगे। देखिए विद्यार्थियों, Q0 पर बल लगा रहा है तो उसको हम लिखेंगे F01 वेक्टर से। Q1 Q0 पर बल लगा रहा है, F01 वेक्टर से लिखा जाएगा। क्या होगा कूलाम के नियम से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर Q1 के स्थान पर आ जाएगा। ये दोनों आवेश हैं Q1 तथा Q2, तो Q0 Q1 और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है R01 वेक्टर का मोड, R01 वेक्टर का मोड का स्क्वायर और यहां पर आ जाएगा R01 कैप, एकांक सदिश आ जाएगा। एकांक सदिश है जिसकी दिशा Q1 से Q0 की ओर है, Q1 से Q0 की ओर है। जो हमने कूलाम के नियम का सदिश रूप पढ़ा था उसमें भी इसी तरीके से हमने एकांक सदिश दिखाए हैं। सिमिलर तरीके से यहां पर भी हमने दिखाया है। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम बात करेंगे आवेश Q2 के द्वारा, आवेश Q2 के द्वारा आवेश Q0 पर लगने वाला बल सिमिलर तरीके से आ जाएगा। उसको हम लिख रहे हैं F02 वेक्टर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब की बार यहां पर इन दोनों आवेशों के बीच में बल लग रहा है। डायग्राम में यदि आप देखें तो Q0 और Q2 के बीच में बल लग रहा है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है R02 वेक्टर का मोड। तो यहां पर आ जाएगा Q0 Q2 अपॉन R02 वेक्टर के मोड का स्क्वायर। यहां पर आ जाएगा R02 कैप। यह आ गई आपके पास में इक्वेशन नंबर 3। इसी प्रकार से हम देखेंगे विद्यार्थियों आवेश, देखिए विद्यार्थियों, आप फाइंड आउट करना चाहें तो Q3 वाला भी फाइंड आउट कर सकते हैं, अन्यथा डॉट डॉट करके सिमिलरली ही हम आवेश Qn के द्वारा आवेश Q0 पर लगने वाले बल का सूत्र देख लेंगे, फिर सभी का मान इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। मैं सीधा Qn के द्वारा Q0 पर लगने वाले बल का व्यंजक देख रहा हूं, तो आवेश Qn के द्वारा Q0 पर लगने वाला बल का मान देखेंगे तो उसको हम लिख रहे हैं F0n वेक्टर से इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Qn अपॉन R0n वेक्टर का मोड का स्क्वायर R0n कैप। इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 4। आप यहां पर देखेंगे समीकरण 2, 3, 4 को हम अध्यारोपण के सिद्धांत में अप्लाई कर देंगे, समीकरण 1 में इसको अप्लाई कर देंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, समीकरण 2, 3 और 4 को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 के अंदर इन सबको पुट करना है। तो यहां से आप देखेंगे कि यहां पर F0 है, F0 फिर F01 की वैल्यू रखनी है, F02 की वैल्यू रखनी है, F0n की वैल्यू रखनी है। तो देखेंगे F0 वेक्टर इज इक्वल टू F01 की वैल्यू कितनी है, ये वाली इक्वेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1 अपॉन
r01 वेक्टर के मोड का स्क्वायर r01 कैप, फिर प्लस में आ जाएगा 1/4 q0 q2 अपॉन r02 वेक्टर के मोड का स्क्वायर r02 कैप, फिर थर्ड सिमिलर इसी तरीके से ही चलता चला जाएगा और अंत में जो पद आएगा वो आएगा 1/4 q0 qn अपॉन r0n वेक्टर के मोड का स्क्वायर r0n कैप। अब इन सभी टर्म्स में से जो पद कॉमन आ रहे हैं उनको हम कॉमन ले लेंगे। देखिए सभी में से Q नॉट कॉमन आ रहा है, इसके साथ में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन आ रहा है। तो देखिए विद्यार्थियों क्या रह गया शेष, यहां पर तो बच गया है Q1 अपॉन R01 वेक्टर के मोड का स्क्वायर प्लस में Q2 अपॉन R02 वेक्टर के मोड का स्क्वायर और लास्ट जो पद आएगा वो आएगा Qn अपॉन R0n वेक्टर के मोड का स्क्वायर और ब्रैकेट बंद कर दिया हमने। देखिए विद्यार्थियों इसको हम समेशन के रूप में लिखेंगे। समेशन के रूप में लिखने के लिए देखेंगे यहाँ पे f0 वेक्टर इज इक्वल टू q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक चलेंगे और इसको हम पुट कर देंगे qi अपॉन r0i वेक्टर के मोड का स्क्वायर r0। इन सब में हमने ये केप वाली राशि पुट नहीं की। r01 केप इधर आएगा r02 केप और इधर आएगा r03 कैप। यहां पर भी एकांक सदिश आ जाएगा r0i कैप। लास्ट वाले फॉर्मूले को देखिए आप कि हमने इसको सदिश समेशन के रूप में कैसे लिखा है। यदि हम i की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहां पर आ जाएगा q1, यही आ गया। यहां पर r01 वेक्टर पहला पद आ जाएगा। इसी तरीके से i बराबर 2 पुट करेंगे तो दूसरा पद, i बराबर 3 पुट करेंगे तो तीसरा पद और i बराबर n पुट करेंगे तो nवां पद आ जाएगा। और ये हमारे पास में जो व्यंजक आया है वो आया है n आवेशों के निकाय में स्थित किसी आवेश पर लगने वाले बल का व्यंजक। उम्मीद है कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। अब बहुआवेशों पर आधारित संख्यात्मक प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। न्यूमेरिकल प्रश्न हम देखेंगे। अब विद्यार्थियों हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। पहले क्वेश्चन समझेंगे कि 3 बिंदुवत आवेश Q1, Q2, Q3 जिनका प्रत्येक का परिमाण स्मॉल q के समान है, ये आवेश L भुजा वाले किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर रखे हुए हैं। त्रिभुज के केंद्रक पर रखे आवेश कैपिटल Q पर लगने वाला परिणामी बल क्या होगा। क्वेश्चन समझेंगे। हमारे को इस क्वेश्चन के अंदर 3 आवेश दे रखे हैं Q1, Q2 तथा Q3 और तीनों का ही मान किसके इक्वल दे रखा है, Q के बराबर। प्रत्येक का परिमाण Q के समान है। अब देखिए विद्यार्थियों L भुजा वाला कोई समबाहु त्रिभुज लेना है हमें। मैं यहाँ पर थोड़ा सा त्रिभुज की साइज बड़ी बना देता हूं ताकि समझने में आसानी रहे। इस त्रिभुज की जो भुजा है उसकी लंबाई है स्मॉल l। इसको मैं A बिंदु कंसीडर कर लूं, इसको B, इसको C। A बिंदु पर आवेश है Q1 जो कि Q के बराबर है, ये भी है Q2 जो कि Q के बराबर ही है, ये है Q3 जो कि Q के बराबर ही है। यहां से मैं सामने वाली भुजा को 2 भागों में डिवाइड करते हुए समबाहु त्रिभुज में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोणों का समद्विभाजन करो चाहे भुजाओं का समद्विभाजन करो। यहां पर जो बिंदु प्राप्त होगा वो है
इसका केंद्रक जिस पर कैपिटल क्यू आवेश रखा हुआ है। अब देखिए विद्यार्थी, यहाँ पर कैपिटल क्यू आवेश रखा हुआ है तो इन दोनों आवेशों के बीच में बल लगेगा, इस आवेश और इस आवेश के बीच में भी बल लगेगा, इस आवेश और इस आवेश पर भी बल लगेगा। तो हमारे को कैपिटल क्यू पर लगने वाला जो टोटल बल है वो फाइंड आउट करना है। जब ये वाला आवेश इसके ऊपर बल लगाएगा तो जैसे हम इनकी प्रकृति दोनों की सेम ही मान लें, दोनों ही धनावेश कंसीडर कर लें, तब प्रतिकर्षण बल लगेगा, दूर की ओर लगेगा। लगने वाले बल को मैं F1 से लिख देता हूं। किससे पुट कर दिया हमने इसको? F1 से पुट कर दिया। यहां पर आवेश Q2 है, उसके द्वारा भी आवेश Q पर बल लगेगा, प्रतिकर्षण के रूप में ही लगेगा, बल की डायरेक्शन ये होगी और इस बल को हम F2 लिख देंगे। आवेश Q3 के द्वारा भी कैपिटल Q पर बल लगेगा और उस बल को हम F3 से पुट कर देंगे। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो तीन बल हैं F1, F2 और F3, और तीनों यहां से इन दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री, 120 डिग्री और ये भी 120 डिग्री का एंगल होगा। तो देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले तो हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे। F1, F2 और F3 है कितना, इनकी वैल्यू कितनी है। यहां पर हम देखते हैं कि यदि मान लो कि ये वाला बिंदु है वो O कंसीडर कर लें तो AO, OB और OC तीनों बराबर होंगे। इस वाले बिंदु को मैं नाम दे देता हूं D। इस बिंदु को हमने नाम दे दिया D, नाम दे दिया। देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले तो हमारे को डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। जैसे इन दोनों के बीच में लगने वाला बल ज्ञात करना है Q1 और कैपिटल Q के बीच में, तो ये वाली डिस्टेंस का पता होना जरूरी है। तो सर्वप्रथम हम ये वाली डिस्टेंस ज्ञात करेंगे, फिर बलों का परिमाण ज्ञात करेंगे, फिर हम देखेंगे त्रिभुज सदिश नियम लगाकर या अध्यारोपण के सिद्धांत की सहायता से हम इनका परिणामी मान ज्ञात करेंगे। देखेंगे आप यहाँ पर, देखिए विद्यार्थियों, यहां से ये वाला जो ट्राइंगल है, ये यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है L/2, क्योंकि ये वाली जो केंद्रक से गुजरने वाली रेखा है AD, वो BC को संधिभाजित कर देगी, तो ये L/2 रह जाएगी। यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस L है, तो AD का मान किसके बराबर होगा? यहां से इस ट्रायंगल की सहायता से हम फाइंड आउट कर लेंगे AD की वैल्यू। तो ये ट्रायंगल हो गया, समकोण त्रिभुज बन गया। तो कर्ण का जो स्क्वायर है उसमें से हम आधार का स्क्वायर घटा देंगे। ये हमने आधार का स्क्वायर घटा दिया, L/2 का स्क्वायर करेंगे तो L²/4 हो जाएगा। फिर उसका अंडररूट कर देंगे तो हमारे पास में ये लंब आ जाएगा AD। ये समझ में आया होगा। ये L² में से L²/4 घटाएंगे तो ये 3L²/4 अंडररूट में रह जाएगा, और जब इसका अंडररूट करेंगे तो अंडररूट 3/2L आ जाएगा, अंडररूट 3/2L आ जाएगा। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई है AD की। किसकी वैल्यू आ गई है? AD की वैल्यू आ गई है A से लेकर D तक। देखिए विद्यार्थियों, हमें ज्ञात ये करना है A से लेकर O तक। A से लेकर O तक है वो डिस्टेंस, A से लेकर O तक की डिस्टेंस कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए विद्यार्थियों, ये जो केंद्रक है वो इस भुजा AD को 2:1 में विभाजित करेगा, 2:1 में विभाजित करेगा। तो यहां से हम देखेंगे, तो देखिए विद्यार्थियों, मैं लिख रहा हूं AO बट्टा AD। तो AO यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस और AD यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस। देखिए विद्यार्थी, 2:1 में विभाजित कर दिए तो 2 अनुपात, ये 1 अनुपात, तो टोटल अनुपात हो गया 3। AD का जो मान है वो तो 3 के इक्वल आ जाएगा, AO का मान 2 के इक्वल होगा। तो यहां से AO का मान कितना आ गया? 2/3। ये AD इधर चला जाएगा। AD की वैल्यू कितनी है? यहां पर हमने ज्ञात की थी 2/3, तो ये वाला पड़ा है। AD की वैल्यू ये रही, तो अंडररूट 3/2L, यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक अंडररूट 3 से एक अंडररूट 3 भी कैंसिल हो जाएगा, अंडररूट 3
l/√3 रह जाएगा। तो AO का मान कितना आ गया, l/√3 आ जाएगा। देखिए विद्यार्थियों यहां पर AO, BO और CO तीनों ही बराबर है। AO यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, और जो BO है वो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, और CO है वो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, समबाहु त्रिभुज में केंद्रक की जो डिस्टेंस है शीर्षों से वो सेम रहेगी, और वो हमने फाइंड आउट कर ली है, l/√3 के इक्वल है। देखिए विद्यार्थी यहां पर जो Q1 के द्वारा Q पर, Q2 के द्वारा Q पर और Q3 के द्वारा Q पर लगने वाले बलों का परिमाण भी सेम होगा। क्यों होगा, क्योंकि आवेशों का मान सेम होगा, दूरी सेम है, आवेश सेम है, परिमाण समान होगा। हालांकि डायरेक्शन इनकी भिन्न भिन्न होगी, भिन्न भिन्न दिखाई है हमने, F1 की इधर दिखाई है, F2 की इधर दिखाई है, F3 की इधर दिखाई है, बट इनका जो परिमाण है F1, F2 और F3 का जो मान है वो सेम होगा। तो एक में F1, F2 और F3 तीनों का मान समान बता रहा हूं, इनका परिमाण है वो समान है, और इनका जो वैल्यू है वो कितनी है, कूलाम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कूलाम का नियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। तो Q1 Q2 तो क्या है, Q1 का मान तो है Q के बराबर, Q1 का मान किसके बराबर है, Q के बराबर। Q2 का मान किसके बराबर है, कैपिटल Q के बराबर, और बट्टे में डिस्टेंस का वर्ग, तो AO का वर्ग कितना हो जाएगा, AO है l/√3, तो l स्क्वायर, ये 3 ऊपर चला जाएगा, मैंने इस 3 को यहां पर लिख दिया है। तो F1, F2 और F3 तीनों की वैल्यू मैंने यहां पर पुट कर दी है। इतना समझ में आ गया होगा। तो 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कैपिटल Q बाई L स्क्वायर। अब देखिए विद्यार्थी परिणामी बल ज्ञात करने के लिए इस वाले बलों का जो डायग्राम है वो मैं फिर से बना रहा हूं। देखेंगे ये इस तरीके से 3 बल काम कर रहे हैं, ये ऐसे काम कर रहे हैं इस तरीके से। ये वाला जो बल है वो है F1, ये वाला बल है वो है F2 और ये वाला बल है वो है F3। ध्यान देंगे सारे विद्यार्थी, मैं इन दोनों का परिणामी ज्ञात कर लेता हूं। बीचों बीच इस रेखा को डॉट डॉट से मिला दिया मैंने, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा। अब बोर्ड पर गौर करके देखिए, देखिए विद्यार्थी इनका घटकों में वियोजन कर देंगे। इधर इसका घटक क्या आ जाएगा, F2 cos 60 डिग्री, इसका इस डायरेक्शन में घटक आ जाएगा F3 cos 60 डिग्री, ये F3 है। एक बार फिर से देख लेंगे, क्योंकि इनके बीच का जो एंगल है वो है 60 डिग्री, तो जितना भी एंगल है उसको cos में लिख देंगे। इधर इस डायरेक्शन में घटक क्या हो जाएगा, F3 sin 60 डिग्री, और इधर हो जाएगा F2 sin 60 डिग्री, और ये F1 पड़ा ही है विद्यार्थियों। एक बार इनका घटकों में वियोजन कैसे हुआ वो देख लेंगे। ये 60 डिग्री है, इस F3 का इस डायरेक्शन में घटकों में वियोजन करेंगे, जिधर कोण दे रखा है उधर cos में लिख देंगे, तो F3 cos 60 डिग्री, और इधर क्या आ जाएगा F3 sin 60 डिग्री। इसका इस डायरेक्शन में घटक है F2 cos 60 डिग्री, इधर इसका F2 sin 60 डिग्री। अब F2 और F3 का मान समान है, F2 और F3 का मान समान है, तो F2 sin 60 डिग्री और F3 sin 60 डिग्री। अब देखेंगे विद्यार्थियों, ये वाला जो घटक है इसकी डायरेक्शन है इधर, और ये वाला जो घटक है इसकी डायरेक्शन है इधर। इसका और इसका मान समान है, क्योंकि F2 और F3 समान है, sin 60 डिग्री की वैल्यू सेम होनी है। दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट और परिमाण समान होने के कारण से एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। अब रही बात इन दोनों घटकों की, ये दोनों का परिमाण समान है, क्योंकि F2 और F3 की वैल्यू सेम है और डायरेक्शन भी सेम ही है, तो इन दोनों का परिणामी हम यहां पर ज्ञात कर लेते हैं। तो F2 cos 60 डिग्री प्लस F3, मैं इस वाली डायरेक्शन में इनका परिणामी मान ज्ञात कर रहा हूं। तो F2 और F3 तो दोनों सेम ही है, दोनों सेम है, और उसको मैं F के इक्वल कंसीडर कर लूं, तो F के इक्वल कंसीडर कर लेंगे। F के इक्वल मैंने इसको कंसीडर कर लिया,
या F2 की इक्वल कंसीडर, दोनों बराबर हैं तो मैंने F2 लिख दिया, cos 60 दोनों में आ जाएगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा ये, तो 2 cos 60 डिग्री आ जाएगा। और इसकी जो वैल्यू है 2 गुणा cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर जो मान आएगा वो F2 के बराबर आएगा, इस डायरेक्शन में जो वैल्यू आएगी वो F2 के बराबर आएगी। और जबकि हमने ये बता दिया है कि F1 F2 और F3 तीनों का ही मान समान होता है, तो इधर जो बल है उसका मान है F2, इधर जो बल है उसका मान है F1, दोनों का परिमाण समान है, डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए यहां पर रखा जो कैपिटल Q आवेश है उस पर लगने वाला जो बल है वो शून्य होगा। इस बिंदु पर रखा, ये वाला बिंदु यही है, यहां वाले तीनों जो बल है उसको मैंने एक अलग से डायग्राम में घटकों में विभाजन करके दिखाया है, और जो आवेश कैपिटल Q है उस पर लगने वाला जो टोटल बल है वो शून्य होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है कि कैपिटल Q पर लगने वाला जो टोटल बल है, परिणामी बल है, नेट जो फोर्स है वो शून्य होगा, 0 होगा। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।